सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और हम लेकर के आ गए हैं एक और एपिसोड द रेड माइक पाठशाला। तो आज की पाठशाला में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो है कैश ट्रांसफर। अब आप अपने नज़रों को उठा करके देख लीजिए कि जो जो चुनाव जहां जहां हुए हैं डॉक्टर बत्रा, वहां वहां लाडली बहन योजना, महतारी योजना, माँ योजना, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है, यानी कि मैया सम्मान योजना। इसके अलावा अभी दिल्ली का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप देखिए, हालांकि मैया सम्मान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ अभी एक नई बात, पुजारी और पंथी जो हैं उनके सम्मान की योजना। और ये सारी योजनाओं के मुख्य रूप से उसके बीच में केंद्रित है कैश, पैसा, कि पैसा उनको दिया जाएगा और इस तरीके से उनको सम्मान दिया जाएगा। तो ये चुनाव में काम करता है या नहीं, इसकी अग्नि परीक्षा कई बार हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की गणित क्या है, ये कैश ट्रांसफर क्या सिर्फ वोट ट्रांसफर की स्कीम है या ये वाकई एज अ पॉलिसी डिसीजन फायदा दे रही है। हिंदुस्तान में उदाहरण क्या है और विदेशों में क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे आज डॉक्टर बत्रा के साथ। तो डॉक्टर बत्रा, अगर शुरुआत में आप बताएं कि एक पृष्ठभूमि रखते हैं दर्शकों के लिए कि हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए संकेत, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें पॉलिटिक्स, पॉलिसी का एक बहुत ज़बरदस्त इंटरसेक्शन है, साथ ही कुछ सोशियोलॉजी भी है इसमें। तो एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है और मुझे लगता है इसलिए इसकी परतों को खोलना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं कि हम ऐसी स्कीम्स क्यों लाते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि देश में सभी लोग सेम लेवल ऑफ एडवांटेज बाय बर्थ लेकर पैदा नहीं होते। कुछ अच्छे परिवारों में पैदा होते हैं, मेरा मतलब है इकोनॉमिकली वेल टू डू, कुछ सोशली वेल टू डू फैमिलीज में पैदा होते हैं और कुछ इतने वेल टू डू फैमिलीज में नहीं पैदा होते। तो जो नहीं होते उनके पास कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस होते हैं जो लॉन्ग रन में मतलब रहते हैं, उनको आप कितना भी कोशिश कर लें। तो ऐसे में एक कंसेंसस बना पिछली शताब्दी में कि हमें जो टॉप पे लोग हैं उनको थोड़ा सा टैक्स करके नीचे जो इकोनॉमिक पिरामिड है उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज। और बाय द वे थ्योरी ये भी कहती है कि ये रिडिस्ट्रीब्यूशन का फायदा ऊपर वालों को भी मिल सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा वेल्थ ऊपर रहेगी, बहुत ज्यादा, और नीचे बहुत कमी आएगी रिसोर्सेज में, तो इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से पूरा पिरामिड जो है वो गिर सकता है। तो ऐसे में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लाने के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट बना, जिसमें आप टैक्स करते हैं और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सवाल ये है, मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे देश में जहां हम चैरिटी को बहुत एक पुण्य मानते हैं, जहां आज भी आप किसी मंदिर के बाहर चले जाइए मंगलवार को, भीड़ में मतलब लोग लाइन से देने वाले ज्यादा होते हैं और कभी कभी लेने वाले कम होते हैं। तो भारत जैसे देश में जहां पे इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, मुझे नहीं लगता को बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे कि जो ऊपर वाले कमा रहे हैं उसमें से एक पार्ट टैक्स करके नीचे रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सवाल कहां है? सवाल है वो कैसे किया जाए। अब वो कैसे किया जाए में तीन तरह की पॉलिसीज मोटी मोटी दिमाग में आती हैं। एक आती है कि आप पैसा जो टैक्स कर रहे हैं उसको लोगों के कल्याण में लगाइए, लेकिन वो उनके हाथ में ना देकर आप उनके आसपास की जो पूरी जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वाजपेयी जी लाए थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं 2017-18 में झारखंड मध्य प्रदेश घूमा। संकेत में आपको बता सकता हूं, इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स
पक्की सड़क जो बनी, वो मतलब वो प्रोग्राम आज तक चल रहा है, क्योंकि पुरानी सड़कें फिर रिन्यू और रिपेयर भी होती हैं। वो पक्की सड़कों ने इन गांवों को फायदा दिया है, और इस पर भी रिसर्च हो चुकी है। कुछ कहते हैं ज्यादा फायदा दिया है, कुछ कहते हैं कम दिया है, लेकिन उससे काफी फायदा हुआ है। फिर आती है दो कैटेगरीज, जो उसमें से एक थोड़ी पुरानी है और एक थोड़ी रिसेंट है। जो पुरानी है वो है कंडीशनल कैश ट्रांसफर, जिसमें हम पैसा देते हैं लेकिन कुछ शर्तें लगाते हैं। उसका उदाहरण है मनरेगा। मनरेगा में क्या था, काम करना पड़ेगा। संकेत उपाध्याय को, अगर हम सरकार से पैसा चाहिए, संकेत उपाध्याय को रोज हाजिरी देनी पड़ेगी। तो अब आप वो हाजिरी देने आएंगे, और हम मनरेगा में ऐसा नहीं था कि बहुत पैसा बांट रहे थे। मनरेगा का वेज जो था वो मार्केट के दर से कम था, और उसका कारण था कि इस कम दर पे वही व्यक्ति आएगा जो मार्केट पे काम नहीं ढूंढ पा रहे। तो ये था कंडीशनल कैश ट्रांसफर की एक कंडीशन पूरी करिए और फिर आप पैसे लें। और अब आया है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, कोई शर्त ही नहीं है। आप महिला है तो सफिशिएंट है। तो अगर आप मानते हैं वो एक शर्त है तो ठीक है, बट उसके बियॉन्ड कोई शर्त नहीं। आपको कोई एग्जाम नहीं देना, आपको कहीं पे हाजिरी नहीं लगानी, आपको कुछ नहीं करना। आप महिला हैं, एक एज ब्रैकेट में, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये 3 ब्रॉड बास्केट्स हैं। मुझे लगता है हम आखिरी 2 पर ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि कैसे ये इवॉल्व हुई हैं, क्या इनके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। अब ये जो आपने अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर बोला कि इसमें एक ही शर्त है, अगर महिला सम्मान है, महिला होना ही बस काफी है और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, एलिजिबल होंगे। इसमें सबसे पहली बात, एक पहलू डॉक्टर बत्रा इसका ये है कि जो तर्क दिया जाता है कि महिलाएं पुरुषों पर अपने घर में आश्रित ना हो, उसके लिए अगर सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा जा रहा है तो अब वो खुद अपने फाइनेंसेस की इंचार्ज हो गई। अब उन्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो खुद अपना घर अपने हिसाब से चला सकती हैं, और देन दे कैन बी बेटर फाइनेंशियल मैनेजर्स, जिसके लिए अब तक आपको अपने पति की ओर मुंह ताकना पड़ता था। उस लिहाज से देखा जाए तो ये एम्पावरिंग है, बिल्कुल है। ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपने एक बहुत बड़े वर्ग को रिझाने के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी कि उससे वोट आपके डायरेक्शन में चला जाए। जो भी हमने चुनावों में होते हुए देखा है वो हो रहा है। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में एक टर्म है परेटो ऑप्टिमैलिटी। उसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे करने से मुझे फ़ायदा हो लेकिन आपको नुकसान ना हो, तो कर दी जाए। अब अगर हमको लग रहा है कि वो 2100 रुपये से महिला को इनफ सशक्तिकरण मिल रहा है और पार्टी को वोट मिल रहा है तो कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम जब वो 2100 का फ़ायदा देख रहे हैं महिलाओं पे, हम कुछ भूल रहे हैं कि वो 2100 सरकार के राजस्व से आ रहा है। राजस्व अनलिमिटेड तो है नहीं, तो अगर वो 2100 वो महिला को नहीं जाता तो वो कहाँ जाता? वॉज देयर अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ स्पेंडिंग इट? अगर हाँ, तो ये सब ऑप्टिमल है। अगर मैं महिलाओं को 2100 रुपये देने की बजाय उन गांव में अच्छे पुलिस स्टेशंस का मैनेजमेंट कर सकता हूं, जिससे महिलाओं का एम्पावरमेंट वैसे ही हो जाए कि वो रात में भी काम कर सके, अपने पति की कोई प्रॉब्लम हो तो कंप्लेंट कर सके जाके, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट 2100 से बहुत ज्यादा हो। लेकिन क्या उससे मुझे वोट मिलेगा? अब ये बैलेंसिंग रहती है। अच्छा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये जितनी स्कीम्स आई हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, दिल्ली में हो, ये सारी स्कीम्स चुनाव को टाइम करके, और दर्शकों के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर बत्रा के साथ ही द रेड माइक पाठशाला में हमने एक एपिसोड किया था कि लोक लुभावन स्कीम का चुनाव से एकदम पहले आना ये इत्तेफाक नहीं होता। ये किस तरीके से सॉलिड पॉलिटिकल रिसर्च पर आधारित रहता है और इस पर ग्लोबली कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उस पर आधारित रहता है। वो एपिसोड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात किया जाए कि एक तो ये देना, दूसरी चीज़ इसकी टाइमिंग। पर हाँ, वो क्योंकि आ रहा है सिस्टम में तो वो बुरा नहीं है। अब महिला सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसको खास तौर से चुनाव में ये भी कहा जाने लगा कि भाई आप तो साक्षात ब्राइब कर रहे हैं लोगों को।
तो एट व्हाट पॉइंट डज अ पॉलिसी डिसीजन अमाउंट टू ब्राइबरी, पॉलिटिकल ब्राइबरी, और कहां वो जन कल्याण होता है? ये पूरी रेवड़ी डिबेट है ऑल ओवर अगेन। नहीं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप किसी को रिश्वत देते हैं, उनका कल्याण ही हो रहा है एक तरीके से देखा जाए किसी भी फॉर्म में। तो ये पॉलिटिकल ब्राइबरी है, सोशल वेलफेयर है, पॉलिटिकल वेलफेयर है, थोड़ा ग्रे एरिया है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसे रूल्स भी नहीं बने हैं कि आप मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को छोड़ के कोई ऐसे रूल्स नहीं बने हैं कि आप पॉलिसीज नहीं बना सकते इलेक्शन से 2 महीना पहले। लेकिन मुझे जो लगता है कि अब जनता इसका जवाब देगी। एक राउंड ऑफ इलेक्शन के बाद जब ये एक हैबिट बन जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक और कॉन्सेप्ट है हैबिट फॉर्मेशन। एक बार जब एक लेवल ऑफ कंजम्पशन की हैबिट बन जाती है तो आप और उम्मीद करते हैं, तो आप कहते हैं अभी ये तो हो गया ना, अब ये गिवन है, अब इसके ऊपर बताइए आगे क्या। और अगली बार 2100 से 3100 करना भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बोलेंगे हाँ तो ये वैसे भी होना था, अब आप कुछ नया बताइए। तो ब्राइबरी अगर आप इसको कहें या इसको आप कहें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, तो मुझे लगता है गिवन द वे द वोटर वर्क्स, ये एक राउंड ऑफ 5 साल अब ये स्टेट इलेक्शंस में चलेगा, लेकिन अगला 5 साल और खासकर जो मध्य प्रदेश का अगला चुनाव होगा, क्योंकि शुरुआत इसकी वहीं से होती है, 2028 तक जो साइकिल चलेगा, तब तक मुझे लग रहा है ये बहुत कॉमनली यूज, मुझे लगता है ये गिवन हो जाएगा। मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया। अनलेस कोई ऐसी सरकार उसका बिल्कुल पैसा ना हो। लेकिन 28 के बाद क्या वो नई चीज आएगी? अब आप महिलाओं, अब देखिए आप धीरे धीरे पॉलिटिक्स इतनी कंपेटिटिव हो रही है कि आप हर तरह के वोट बैंक को साध रहे हैं। क्या 28 के बाद अब नौकरियां एक बड़ा मुद्दा बनेगी, व्यवसाय बड़ा मुद्दा बनेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन बड़ा मुद्दा? मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इसका एक शेल्फ लाइफ है और वो भी चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आइए अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों की, कि ये क्या अनोखा एक्सपेरिमेंट है जो राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान में हो रहा है, या फिर ये और जो अलग अलग मुल्क हैं उनमें भी हो चुका है? देखिए, मैं आपको ना कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स के 2 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। ब्राजील और मेक्सिको, यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। ब्राजील में नाम है बोल्सा फैमिलिया और मेक्सिको नाम है प्रोग्रेसा। अब यही देखिए डिफरेंस आता है कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में। कंडीशनल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा देंगे हर महीने या महीने में 2 बार या हर कुछ महीनों में, लेकिन हमारी 2 शर्तें। और हमारी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मतलब डिटेल्स आप पढ़ें जो भी दर्शक है, और अगर मुझसे वार्ता करना चाहें तो ट्विटर पे जरूर, एक्स पे जरूर आइए, मुझसे बात करिए। कि उन्होंने कहा आपको हर बार अपनी पैसे की अगली खेप लेने के लिए हमें एविडेंस देना होगा कि आपके बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपने हर कुछ दिन में अपना मेडिकल चेकअप कराया है। अब आप संकेत सोच के बताइए कि इस स्कीम से क्या, एक तो पैसा जा रहा है और दूसरा क्या फायदा हो रहा है? आपको पता लग रहा है कि वो स्कीम इफेक्टिव है या नहीं, और आप अपने देश के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने उस कैश ट्रांसफर को एक गुड हैबिट से लिंक कर दिया ना, कि अगर संकेत अस्पताल जाएंगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तभी अगर संकेत को अगला पैसा मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, संकेत का आज का खर्चा भी निकल रहा है, लेकिन अब संकेत के बच्चे स्वस्थ भी बनेंगे, शिक्षित भी बनेंगे, तो संकेत की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देश के लिए बर्डन ना बनकर एक एसेट बन जाएंगी। और इसका एनफोर्समेंट हो रहा है क्योंकि आपको ये साबित करते रहना पड़ेगा। अब इसके एक उलट देखिए, कुछ कैश ट्रांसफर्स भारत में, या कुछ स्कीम्स मैं बोलूंगा भारत में, बहुत परवर्स इंसेंटिव क्रिएट करती है। परवर्स मतलब बैड हैबिट्स। जैसे हम सब्सिडी देते हैं पंजाब में किसानों को बिजली पर, या पंप के लिए जो बिजली लगती है। आप खुद सोच के बताइए संकेत, जो किसान अपने खेत पर पंप लगाने के लिए सक्षम है वो किस इनकम श्रेणी का किसान होगा? ऊपर की ही श्रेणी होगी मोटा मोटी। तो हम एक्चुअली सब्सिडी ऊपर के किसान को दे रहे हैं, और हम एक बैड हैबिट प्रमोट कर रहे हैं कि खींचिए पानी जितना खींचना है, और इस वजह से पंजाब का ग्राउंड वाटर
आज की डेट में एकदम पेरिलस लेवल पे पहुंच गया, बहुत डेंजर लेवल पे पहुंच गया। एक और उदाहरण लीजिए, अभी झारखंड में एक स्कीम आई कि बिजली का बिल माफ इलेक्शन से पहले। अब आप बताइए, अगली बार जब कोई व्यक्ति इलेक्शन से 8-9 महीने पहले बिल देने जाएगा, क्या वो बिल देगा? उसको लगेगा कि बिल तो माफ हो ही जाएगा, चुनाव आने वाला है। ये स्कीम्स बैड हैबिट्स प्रमोट करती हैं। मनरेगा को लोग बहुत कोसते थे कि आप गड्ढा बनाने के लिए पैसा दे रहे, एसेट के नाम पे कुछ बन ही नहीं रहा। या आप कहते हैं कि आप 150 रुपया देंगे दिन का लोगों से काम कर, लेकिन काम के नाम पे आप कुछ काम नहीं करवा रहे। लोग ये नहीं समझ रहे थे कि मनरेगा उस समय आया जब आपके पास आधार, ये जनधन, ये सब कुछ नहीं था। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लाना जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सबसे नीडी है। और सबसे नीडी स्वयं चल के आपके पास तभी आता जब आप कहते कि मार्केट दर से कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो सबसे नीडी ने कहा हाँ भाई मेरे को चाहिए, मैं आऊंगा रोज 8 घंटे के लिए, चाहे मुझसे कुछ भी करवा लो। अब संकेत, उस ट्रांसफर के बाद आप उनसे कुछ भी काम कराएं वो एक बोनस है। जो उनको पैसा मिल रहा है वो ऑलरेडी आपका राजस्व से पैसा बचा रहा है, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव होता आप सबको 150 रुपए दे रहे, वो तो बहुत खर्चा होता। करेक्ट। लेकिन आपने एक ऐसी स्कीम बनाई जो सेल्फ टारगेटिंग थी। हाँ, कि वो अपने आप जिसको जरूरत है वो चला है। करेक्ट। मैं उत्तर प्रदेश गया 2015 में, मुझे पता लगा कि वृद्ध और महिलाएं मनरेगा में काम कर रही हैं लखनऊ के आसपास। क्यों? क्योंकि पुरुषों को ईंट के भट्टों में काम 400 रुपये मिल रहा था और मनरेगा में वेतन था 150 रुपये। तो आपने मनरेगा में वेज कम, हालांकि इसमें एक लीगल एस्पेक्ट है कि वो मिनिमम वेज एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में था या नहीं, लेकिन मनरेगा के वेज को कम रख के आपने उन लोगों को अट्रैक्ट किया जो मार्केट में काम नहीं पा रहे थे। तो ऐसे उदाहरण है। अब एक यूएस का एग्जांपल भी ले लेते हैं, और मैं ये अब दर्शकों को बता रहा हूं कि जिनको इंटरेस्ट है वो और पढ़ें इसके बारे में। हम लोग के देश में बहुत समय तक एक राशन स्कीम हुआ करती थी कि गरीब लोगों को 2 रुपए चावल, 3 रुपए आटा, ऐसा होता था। होता क्या था, वो सारा जो पीडीएस का था वो कम भाव पर उठाकर उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी काफी हद तक, आप भी जानते हैं इस बात। जब भी आप मार्केट में शराब कारोबारियों को बेच दिया जाता था जी, गला करके। करेक्ट। हाँ। जब भी आप मार्केट में 2 प्राइस रखेंगे ना, ये प्रॉब्लम होगी कि कोई कम दाम पे उठा के वो बड़े वाले दाम के बाजार में बेच देगा। यही हो रहा है आज की डेट में कृषि मार्केट में, जहां बिहार में एमएसपी नहीं मिलती तो जो बिचौलिए हैं वो बिहार से क्रॉप्स लाकर एक कम रेट पर आके पंजाब में बेचते हैं सरकार को, जहां एमएसपी मिलती है। ये होता था, अब पता नहीं हो रहा है। इसको सरकमवेंट करने का तरीका ये होता है, आप प्राइस सेम रखिए लेकिन जो नीडी है उसको कैश सपोर्ट दे दीजिए। तो यूएस में आप किसी को अलग अलग दाम पर राशन नहीं देते, आप गरीब को फूड स्टैम्प दे देते हैं। वो एक कागज का टुकड़ा है, आपको जाके स्टोर में दिखाना है, कहना है मुझे सरकार ने 10 डॉलर का फूड स्टैम्प दिया है, मुझे ये फला फला सामान दे दो। वो स्टोर उसको एज करेंसी मान के रख लेगा और दे देगा। हाँ। और रिडीम कराएगा। यानी कि कोई सब्सिडी नहीं, कोई कम ज्यादा दाम नहीं, दाम में गैप नहीं है। हाँ। लेकिन सब्सिडी है। हाँ। लेकिन सब्सिडी एफिशिएंट है। हाँ। तो ये कुछ मॉडल्स हैं अलग अलग तरह के कैश ट्रांसफर्स के। मुझे लगता है कि तो अपना कैश ट्रांसफर जो डायरेक्ट है वो भी तो यही है कि अगर आपको बाजार से जाके कुछ खरीदना है तो वो दाम सबके लिए बराबर है, बस ये है कि अब आपके पास वो पैसा है। तो ये बहुत बेहतर है हमारे पुराने सिस्टम से, जहां हम अलग अलग दामों पर राशन, ये धान वगैरह बेच रहे थे। तो ये एक इंप्रूवमेंट है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है संकेत, कि जो 1100 या जो 2100 मिल रहा है, इज दैट द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज? ये एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है, एक सोशल आर्ग्यूमेंट है। इवन इफ इट इज नॉट द बेस्ट यूटिलाइजेशन, महिलाओं को सशक्त करना किसी भी इकोनॉमिक गेन से ज्यादा जरूरी है। फिर ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट बन जाता है कि क्या मैं पुलिस स्टेशन बनवाऊं अच्छे, या मैं पहले अब महिलाओं को उनके घरों में पैसा देकर सशक्त बनाऊं। हाँ। ये वित्तीय रूप से इसमें कोई सही जवाब नहीं है। ये फिर एक फिलोसॉफिकल सवाल है।
इसको आप क्वांटिफाई कर सकते लेकिन हैं। फिर ये भी बात होती है ना, अब जैसे दिल्ली में जो हुआ पंडितों और उनके लिए पंथियों के लिए कैश डोल आउट, अब ये पूरा आर्गुमेंट इस चीज़ पे आता है कि ये तो हर किसी के सम्मान की बात हो रही है। सो हाउ मच सम्मान इज टू मच सम्मान, और प्लस आप इसको कैसे अफोर्ड करेंगे। बट संकेत, ये ना इसमें सम्मान के बियॉन्ड भी एक फिर आर्गुमेंट। आपने अगर 2 धर्मों के लोगों को किया है तो फिर और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं, पादरियों के लिए क्यों नहीं, इमामों के लिए क्यों नहीं। पॉपुलेशन वाइज जो उनका वोट बैंक है उसमें कई चीज़ें फैक्टर्स हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट मैं एक और बात कह रहा हूँ, बियॉन्ड पॉलिटिक्स एक और रियलिटी अब हमको फेस करनी पड़ेगी, जिसमें ये कैश ट्रांसफर्स का जो सिस्टम है वो मुझे लगता है कि बढ़ने ही वाला है। एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब्स अब कम हो रही हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे जो टॉप एंड है वो अच्छा, मतलब उनका बढ़ेगा शेयर, और जो जॉब्स आप देख रहे हैं उनमें से कई जॉब्स जाएंगी। ये होना है। तो आप जो जाएंगी, जो उन्हें कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, आपको यही करना पड़ेगा। आपको उनको सही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कुछ इनकम सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, हमें लगता तो है कि वोट के लिए ये हो रहा है और ये बात सही है, लेकिन उसके नीचे एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है। करेक्ट। कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। तो ऐसे में जब मैं झारखंड में था, मैंने देखा कि महिला सम्मान योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, लेकिन बिजली बिल पुरुषों के लिए काफी अट्रैक्टिव था, क्योंकि बिजली बिल की जो हेडेक है वो पुरुषों के सर पे आती है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं चलो कुछ तो दे रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसकी कुछ परतें हमने आज खोली हैं, कुछ हम पहले भी खोल चुके हैं, जो आपने कहा। करेक्ट। और मुझे लगता है कि ये इस टॉपिक पर आखिरी शो नहीं होगा हमारा, और करेंगे, और बात होगी इस पर। चलिए, बहुत ही शानदार। तो दर्शकों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है जो बोली हुई बातें हैं उस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल पाठशाला में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।